एप्पल 2015 तक हर साल चीन में 55 अरब डॉलर निवेश कर रहा था। एप्पल की पूरी सप्लाई चेन चीन पर निर्भर है, तो वे चीन पर निर्भर हैं, वहीं से उनकी कमाई होती है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी ने अमेरिका को आज का प्रमुख तकनीकी और सैन्य महाशक्ति बनाने में किस तरह मदद की? एप्पल को सीसीपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। 90% आईफोन्स चीन में बनाए जा रहे हैं। एप्पल जानता है कि शी जिनपिंग किसी भी समय कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। एप्पल को चीन छोड़कर अन्य देशों में जाने की अनुमति नहीं है। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है। एप्पल को यह सब पहले से मालूम था। वास्तव में वे सीसीपी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। उन्होंने इस शासन में सैकड़ों अरबों का अभूतपूर्व निवेश किया है। सटीक कहें तो 2015 से हर साल 55 अरब। पिछले 10 सालों में यह कुल $0.5 ट्रिलियन है। यह राष्ट्रपति बाइडेन के क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स एक्ट या राष्ट्रपति ट्रंप की गोल्डन डोम पहल से 10 गुना अधिक है। एक विशाल राशि। आप जानते हैं, कैलिफोर्निया में डिजाइन किया गया कहने से बेहतर कुछ नहीं है, जैसे $0.5 ट्रिलियन बीजिंग को भेजना। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि एप्पल यहां कैसे पहुंचा। क्योंकि 1999 में एप्पल के बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट चीन में नहीं बन रहे थे और एप्पल वहां अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेच भी नहीं रहा था। 10 साल बाद एप्पल के लगभग सभी प्रोडक्ट चीन में निर्मित होने लगे और चीन एप्पल के सबसे बड़े बाजारों में से एक बन गया। इस वीडियो के बारे में मेरी एक गंभीर चेतावनी है। यह विषय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए संवेदनशील है, इसलिए मुख्यधारा मीडिया इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करती। ज्यादातर लोग इस बारे में चर्चा नहीं करते। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से इसकी मदद होगी और इससे सचमुच अंतर पड़ता है। YouTube आमतौर पर मुख्यधारा की सामग्री को प्रमोट करता है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने वाले संवेदनशील वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता। बस एक लाइक भी इस सच को फैलाने में काफी मददगार हो सकता है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। 1996 की घटनाएं इस बदलाव की व्याख्या करती हैं। एप्पल लगभग दिवालिया होने के कगार पर था। उस साल उसे 740 मिलियन का भारी नुकसान हुआ था। आज के पैसों में यह लगभग 1.5 बिलियन के बराबर है। कंपनी ने चैप्टर 11 वकील को रखा क्योंकि वे भुगतान समय सीमा चूकने से कुछ दिन दूर थे। बाद में एप्पल की सफलता सुनकर पागलपन लगता है, लेकिन उस समय एप्पल कंप्यूटर बिजनेस में प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ रहा था। वास्तव में यही वह समय था जब एप्पल ने अपने लोगों से गायब सेब के टुकड़े को बेच दिया था। यह एक सच्ची घटना है। बाजार विंडोज पीसी से भरा पड़ा था और क्योंकि उन सभी में लगभग एक जैसे कंपोनेंट्स थे, एक नया बिजनेस मॉडल उभरा जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग कहा गया। शुरुआत में पीसी कंपनियां अन्य कंपनियों को कंपोनेंट्स का निर्माण और असेंबली का ऑर्डर देती थीं। तृतीय पक्ष ठेकेदार पूरे पीसी उद्योग को आपूर्ति कर सकते थे, जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। बाद में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स विदेश गए, जहां निर्माण मजदूरी कम थी। लेकिन एप्पल पिछड़ रहा था क्योंकि उसने शुरू में आउटसोर्सिंग में हिस्सा नहीं लिया था। एप्पल के डिजाइन अनोखे और नकल करने में मुश्किल थे। स्टीव जॉब्स चीजें इन हाउस बनाने के पक्षधर थे, तो एप्पल ने अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स खुद ही बनाए, जिसमें कैलिफोर्निया के फ्रीमोंट की फैक्ट्री भी शामिल थी। एप्पल की कीमतें नियंत्रण से बाहर थीं और उन्हें अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता का एहसास हुआ। 1980 में एप्पल ने आयरलैंड में अपनी पहली विदेशी फैक्ट्री स्थापित की। 1981 में एप्पल ने सिंगापुर में एक कारखाना स्थापित किया। उसी साल एप्पल ने अमेरिकी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर SSEI सिस्टम्स के साथ भी ऑर्डर दी। 1991 में एप्पल ने कोलोराडो में एक नई स्वामित्व वाली फैक्ट्री खोली, परंतु पूरी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। काम न करने और दिवालिया होने की कगार पर आने के बाद कंपनी ने अपनी दिशा बदल ली। स्टीव जॉब्स ने कहा था, थिंक डिफरेंट, पर शायद इतना अलग भी नहीं। एप्पल ने मेक्सिको में कुछ समय प्रयोग करने के बाद अधिकांश अमेरिकी कंपनियों की भांति एशिया की ओर कदम बढ़ाया। उस समय चीन की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि वह एक निर्धन, अविकसित कम्युनिस्ट राष्ट्र था। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया तेजी से विकास कर रहा था। 90 के दशक में एप्पल ने LG के साथ डिस्प्ले निर्माण का अनुबंध किया। ताइवान की क्वांटा कंप्यूटर और इन्वेंटेक जैसी कंपनियों ने एप्पल के साथ सौदे कर
विदेशों में उनके उत्पाद असेंबल किए। बाद में ताइवान की चिप निर्माता TSMC एप्पल के लिए एकमात्र चिप आपूर्तिकर्ता बन गई। होनहाई प्रिसीजन इंडस्ट्री, जिसे फॉक्सकॉन के नाम से भी जाना जाता है, इस ताइवानी कंपनी ने पूरे खेल को बदल दिया। फॉक्सकॉन की स्थापना टेरी गोह ने की थी और वह अधिकांश लोगों की समझ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने न केवल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की स्थापना की, बल्कि चीन जैसी विशाल अर्थव्यवस्था को भी विकसित किया। 1987 में ताइवान सरकार ने मार्शल लॉ हटा दिया, जिससे व्यापारियों को मुख्य भूमि चीन के साथ फिर से व्यापार करने की इजाजत मिली। यह चीनी गृह युद्ध समाप्त होने के 38 साल बाद हुआ, जिसने कम्युनिस्ट शासित मुख्य भूमि को राष्ट्रवादी शासित ताइवान द्वीप से अलग कर दिया था। इसी दौर में देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने मुक्त बाजार सुधारों के साथ विश्व के लिए द्वार खोले और टेरी गोह उर्फ अंकल टेरी ने इसका सर्वाधिक लाभ उठाया। चीन के दक्षिण पूर्वी प्रांतों में उन्होंने फॉक्सकॉन की कई फैक्ट्रियां स्थापित की। शेनजेन में फॉक्सकॉन ने एक शहर बसाया है, जहां लगभग 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। चीन में कई अन्य फॉक्सकॉन फैक्ट्रियां भी हैं। चीन के विकास में डेंग शियाओपिंग के बाद अंकल टेरी का सबसे अधिक योगदान रहा है। उन्होंने न केवल एक कंपनी बनाई, बल्कि चीन की औद्योगिक क्रांति को भी तेजी से आगे बढ़ाया। फॉक्सकॉन के उत्थान के पीछे एप्पल भी एक बड़ी कंपनी है। 10 सालों में एप्पल ने फॉक्सकॉन से कुछ न खरीदने से लगभग सब कुछ खरीदना शुरू कर दिया। ये सब 2000 में शुरू हुआ, जब फॉक्सकॉन को iMac G3 मॉडल्स के असेंबली का पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। यह शानदार ढंग से हुआ। 2003 में जब आईपॉड जबरदस्त रूप से बिक रहा था, फॉक्सकॉन को उन्हें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 2005 में फॉक्सकॉन ने मैक मिनी पर काम शुरू किया और 2006 में उन्हें मैकबुक्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट भी मिले। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी डील 2007 में हुई। एप्पल आईफोन लॉन्च करने वाली थी और फॉक्सकॉन ने इस पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके पास 40 मंजिला घर और कोई श्रम कानून नहीं थे। कंपनी ने आईफोन की सफलता पर भरोसा करते हुए विशाल फैक्ट्रियां बनानी शुरू की। फॉक्सकॉन सही साबित हुआ। आने वाले वर्षों में आईफोन एप्पल का सबसे बड़ा उत्पाद बन गया, जो कंपनी की आधी से ज्यादा कमाई के लिए जिम्मेदार था। आजकल एप्पल एक कंप्यूटर कंपनी से ज्यादा एक स्मार्टफोन कंपनी बन चुका है। फॉक्सकॉन ने इसका लाभ उठाया और एप्पल के लिए आईफोन निर्माण में लगभग एकाधिकार प्राप्त किया। टेरी गोह एक शानदार बिजनेसमैन हैं, जिनकी रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई गई है। हालांकि इस कहानी में कुछ गड़बड़ है। चीनी सरकार ने फॉक्सकॉन को काफी सहायता प्रदान की थी। मदद का मतलब है टैक्स छूट, ढीले नियम, सरकारी बैंकों से सस्ते लोन, मुफ्त जमीन और कंपनी की ओर से निवेश भी। चौंकाने वाली बात है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने फॉक्सकॉन को चीनी मजदूरों के शोषण की अनुमति दी। सैकड़ों हजार, अगर लाखों नहीं, तो मजदूर गांवों से शहरों में फॉक्सकॉन की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आए। वहां मानवाधिकार या श्रम कानून नदारद थे। शुरुआती दिनों में मजदूरों को 1 घंटे के 50 सेंट मिलते थे। काम के दौरान बात करने या हंसने पर उन्हें भारी सज्जा दी जाती थी। उन्हें रोज 12 घंटे या उससे ज्यादा लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ता था। काम खत्म होने के बाद उन्हें फैक्ट्रियों के पास बने अस्थायी शिविरों में सोना पड़ता था। एक कमरे में 8 से 12 लोग रहते थे और हालात बहुत खराब थे। जब ये कहानियां सामने आई कि आईफोन कैसे बनाए जा रहे हैं, तो यह एप्पल के लिए परेशानी का कारण बन गया। लेकिन अगर हम सीसीपी की बात करें, तो यह एक बहुत अजीब रणनीति थी। क्यों एक ताइवानी कंपनी को अपने मजदूरों का शोषण करके अमेरिकी कंपनी के लिए उत्पाद बनाने की अनुमति मिले? और वे इस ताइवानी कंपनी को उसकी मर्जी के सारे संसाधन और समर्थन क्यों देंगे? आर्थिक विकास एक प्रोत्साहन था, परंतु एकमात्र कारण नहीं था। चीन ने एप्पल को ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे वह ठुकरा नहीं सकता था। यही सीसीपी की असली प्रेरणा थी। एप्पल के पूरी तरह चीन पर निर्भर होने पर सीसीपी दुनिया की सबसे नवोन्मेषी और सफल कंपनियों में से एक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। संक्षेप में, यह रणनीति सफल रही और एप्पल ने पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया और अब उनके किसी भी उत्पाद को चीन से जोड़ा नहीं जा सकता। और कंपनी को कौन दोष दे सकता है? एप्पल के लिए फॉक्सकॉन एक आदर्श मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर साबित हुआ। चीन को आउटसोर्सिंग का मॉडल सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद था। मजदूरों को छोड़कर एप्पल ने चीन की सकल घरेलू उत्पाद में काफी योगदान दिया है। फॉक्सकॉन की आमदनी काफी बढ़ी और एप्पल विश्व की सबसे बड़ी व सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों में शामिल हो गई। और 2010 के बाद चीन सिर्फ एक निर्माण केंद्र नहीं रह गया था।
चीन के उपभोक्ता धनी होने के साथ ही एप्पल ने वहां बड़े पैमाने पर अपने उत्पादों की बिक्री शुरू की। आईफोन भारत में अमेरिका से भी अधिक एक स्टेटस सिंबल बन गया है। 2015 तक एप्पल की चीन से होने वाली आय लगभग $60 अरब तक पहुंच गई, जो उसकी कुल कमाई का 25% थी। हाल के वर्षों में विकास के लिहाज से चीन एप्पल के सबसे अहम बाजारों में रहा है। 2023 की दूसरी तिमाही में कुछ समय के लिए चीन में आईफोन की बिक्री अमेरिका से भी ज्यादा हो गई थी, जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर चीन ना होता तो आज एप्पल $3 ट्रिलियन की कंपनी नहीं बन पाती। लेकिन एप्पल की चीन रणनीति में अब दरारें दिखने लगी हैं। एप्पल पर चीन में भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों में शामिल होने का आरोप लगा। रिपोर्टों के मुताबिक फॉक्सकॉन अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में नाबालिग कर्मचारियों को नियुक्त करता है। 2010 में फॉक्सकॉन के कई कर्मचारियों ने आत्महत्या की थी। फॉक्सकॉन ने आत्महत्या रोकने के लिए फैक्ट्री में जाल लगा दिए हैं। बिल्डिंग के चारों ओर ट्रैम्पोलिन जैसी जाली लगाना दर्शाता है कि हमें आपकी कितनी चिंता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि फॉक्सकॉन शिनजियांग में एप्पल उत्पाद बनाने के लिए उइगर लोगों की गुलाम मजदूरी करता है। एप्पल के लिए ये बहुत बुरा पीआर है। कंपनी ने माफी मांगी, ऑडिट और जिम्मेदारी की रिपोर्ट दी, परंतु समस्या अभी भी बनी हुई है। फॉक्सकॉन का बिजनेस मॉडल कम वेतन पर टिका है, जिसका मतलब है उसके कर्मचारियों के लिए कम कल्याण और मानवाधिकार। चीनी अधिकारी फैक्ट्री मजदूरों को लगभग द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की तरह मानते हैं और इसका समर्थन करते हैं। चीनी सरकार एप्पल और फॉक्सकॉन को अपने मजदूरों का शोषण करने की अनुमति देती है ताकि चीन एप्पल का शोषण कर सके। लेकिन बड़ा बदलाव तब आया जब शी जिनपिंग 2013 में सत्ता में आए। उद्घाटन के एक दिन बाद ही चीनी मीडिया ने एप्पल पर हमला शुरू कर दिया। उपभोक्ता दिवस पर, जो चीनी समाजवाद की आखिरी यादों में से है, उन्होंने यह कार्य किया। एक कंपनी को राज्य के सीसीटीवी नेटवर्क पर बुलाकर उजागर किया जाता है कि वह समाजवादी मूल्यों का पालन नहीं कर रही है। 2013 में पश्चिमी कंपनियों, खासकर एप्पल की आलोचना बढ़ती जा रही थी। चीनी राज्य मीडिया ने आरोप लगाया कि एप्पल ने चीनी ग्राहकों को वैश्विक स्तर की तुलना में घटिया वारंटी दी, जो सच नहीं था। असल समस्या यह थी कि कई आईफोन नकली रिसेलर्स द्वारा बेचे जा रहे थे, जो खुद को एप्पल स्टोर बताते थे। एप्पल ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जो एक बुरा विचार साबित हुआ। आगामी दिनों में सीसीपी मीडिया और अधिकारियों ने एप्पल पर चौतरफा हमला बोला। एप्पल के नए सीईओ टिम कुक ने चीन से माफी मांगी और कहा कि उन्हें चीन के लिए बहुत सम्मान है। बाद में उन्होंने चीन में एक वारंटी पॉलिसी पेश की, जो अमेरिकी उपभोक्ताओं को मिलने वाली पॉलिसी से भी बेहतर थी। लेकिन यह सिर्फ वारंटी पॉलिसी के बारे में नहीं था। शी जिनपिंग द्वारा एप्पल सहित अन्य कंपनियों पर दबाव बढ़ाने की संभावना स्पष्ट थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हर तरफ से हमले हो रहे थे। 2014 में कम से कम 30 विदेशी कंपनियों को चीन में एंटी ट्रस्ट जांच का सामना करना पड़ा। क्वालकॉम को सीसीपी को $1 अरब का जुर्माना देना पड़ा, जिससे अमेरिकी चिप निर्माता को बुरा झटका लगा। उन्हें चीन में संयुक्त उद्यम शुरू करने पड़े, जो काफी खराब अनुभव था। क्वालकॉम को चीन में व्यापार करने के लिए एक चीनी साझेदार के साथ 50% साझेदारी करनी पड़ती थी। इसके बाद चीनी कंपनी इनकी बौद्धिक संपदा चोरी कर साझेदारी तोड़कर इनका व्यापार नकल करने लगती थी। फेसबुक और गूगल जैसी अन्य पश्चिमी कंपनियां पहले से ही चीन में ब्लैकलिस्टेड थीं, जो एप्पल के लिए अच्छा संकेत नहीं था। टिम कुक ने इस परिस्थिति से बचने के लिए रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। एप्पल ने गैंग ऑफ 8 नामक एक आंतरिक समूह शुरू किया है, जो विशेष रूप से चीन और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंधों को समर्पित है। यह पहले से ही संदिग्ध लगता है और अब अजीब भी हो गया है, क्योंकि इस समूह ने महसूस किया कि एप्पल चीन में केवल तभी मुसीबत से बच सकता है जब वह कम्युनिस्ट पार्टी को उसके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करे, तो उन्होंने वही किया। कंपनी ने आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े विनिर्माण क्षमता और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता स्थानांतरणों में से एक शुरू किया। 2015 तक एप्पल प्रतिवर्ष चीन में $56 अरब का निवेश कर रहा था। इस अनोखे निवेश कार्यक्रम की तुलना अन्य निवेशों से करने पर पता चलता है कि व्यापार जगत में इसका कोई सटीक मुकाबला नहीं है। इसके विशाल होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, इसीलिए सरकारों की ओर देखना होगा। अमेरिका का क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स अधिनियम, जो एक पीढ़ी में एक बार का निवेश है, 10 साल में $280 अरब का है। यह केवल $28 अरब प्रतिवर्ष है, $55 अरब प्रतिवर्ष नहीं। मार्शल योजना में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 16 यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए
आज के हिसाब से 130 अरब डॉलर 4 साल में खर्च किए थे। यह प्रतिवर्ष $32 अरब है, जो चीन में एप्पल द्वारा खर्च की गई राशि से अभी भी काफी कम है। एप्पल ने चीन में इतना अधिक निवेश किया कि उससे देश को आर्थिक महाशक्ति बनने में सहायता मिली। एप्पल द्वारा चीन में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और निवेश पर खर्च इसका मुख्य कारण है। एप्पल ने पिछले 25 सालों में लगभग 28 मिलियन चीनी लोगों को प्रशिक्षित किया है। अब इस आंकड़े में निम्न स्तर के फैक्ट्री वर्कर भी शामिल हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इंजीनियरों का है। एप्पल अमेरिका के उत्कृष्ट इंजीनियरों को चीन भेजता है ताकि वे चीनी कर्मचारियों को मैन्युफैक्चरिंग सुधारने की तकनीक सिखा सकें। और अब एप्पल के पास चीन में अमेरिका से कहीं ज्यादा इंजीनियर हैं। 2017 में टिम कुक ने कहा था कि अमेरिका में टूलिंग इंजीनियरों की मीटिंग बुलाने पर कमरा भरना मुश्किल होगा। चीन में कई फुटबॉल मैदान भर सकते हैं। एप्पल ने अपने भारी निवेश से चीन में इंजीनियरों को सबसे अधिक प्रशिक्षित किया है। परिणाम व्यापक हैं। यह इंजीनियरिंग ज्ञान एप्पल के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहा। चीनी एप्पल इंजीनियरों ने चीनी विश्वविद्यालयों और कंपनियों में एप्पल में सीखी बातें साझा और लागू की। एप्पल सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चीन में पूरी सप्लाई चेन के निर्माण और समर्थन में भी मदद करता है। अब सिर्फ फॉक्सकॉन ही नहीं, बल्कि चीन में कंपोनेंट्स बनाने वाली कई कंपनियां हैं। एप्पल की 25 पेज की सप्लायर लिस्ट में लगभग सभी सप्लायर चीन में कंपोनेंट्स बना रहे हैं। सप्लाई चेन धीरे धीरे सीसीपी के नियंत्रण में आ गई है, जिसे रेड सप्लाई चेन कहा जाता है। परंतु एप्पल वहां से जा नहीं सकता। इसका यही सबसे बड़ा कारण है। विशेषज्ञता और उत्पादन क्षमता के हस्तांतरण ने चीनी अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा दिया। एप्पल के समर्थन के बिना चीन का आर्थिक आकार निश्चित रूप से अभी अमेरिका के इतना करीब नहीं होता। एप्पल द्वारा चीन में भारी निवेश के कारण चीन आज जैसा है वैसा बन पाया। लेकिन केवल जीडीपी के आंकड़े ही मायने नहीं रखते। अमेरिका के संस्थापक पिता अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने इस विषय पर बुद्धिमत्तापूर्ण विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि किसी देश की संपत्ति, स्वतंत्रता और सुरक्षा औद्योगिक समृद्धि से गहराई से जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में विनिर्माण का दोहरा उपयोग है। यह सिर्फ नौकरियां ही नहीं पैदा करता, बल्कि यह सैन्य जरूरतों के लिए भी जरूरी है। अगर आप विनिर्माण में अच्छे हैं, तो आप मिसाइल, टैंक और ड्रोन भी बना सकते हैं। एक आईफोन और सैन्य तकनीक के बीच कई समानताएं हैं, क्योंकि दोनों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और ज्ञान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आईफोन के कवर और मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों में समानता है। मास रोबोटिक असेंबली लाइनों का इस्तेमाल युद्ध के समय भी किया जा सकता है, और हर साल सैकड़ों मिलियन हाई एंड उत्पाद बनाने की लॉजिस्टिक्स सैन्य सामान बनाने की लॉजिस्टिक्स से काफी मिलती जुलती है। एप्पल ने चीन में हजारों इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया है, जो उन्नत सैन्य हार्डवेयर बना सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो शी जिनपिंग शुरू से ही चाहते थे। 2015 में उन्होंने मेड इन चाइना 2025 पहल शुरू की थी। अपनी रणनीतिक विनिर्माण योजनाओं के साथ शी जिनपिंग दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बनना चाहते थे। 10 साल बाद हम कह सकते हैं कि एप्पल ने इसमें चीन की बहुत मदद की। कम्युनिस्टों के अनुसार पूंजीपति हमें वही रस्सी बेचेंगे जिससे हम उन्हें फांसी देंगे। भविष्य में एप्पल ने सीसीपी को प्रसन्न करने हेतु और भी अनेक कदम उठाए। 2017 में एप्पल ने चीन में ऐप स्टोर से सभी वीपीएन ऐप्स को हटा दिया। इससे चीन की ग्रेट फायरवॉल को मजबूत करने में सीसीपी को मदद मिली। वीपीएन के बिना चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ता उस फायरवॉल से नहीं बच सकते जो चीन को बाकी दुनिया से अलग रखता है। उसी वर्ष एप्पल ने चीनी डिवाइसों से न्यूयॉर्क टाइम्स ऐप हटा दिया। उसने यह भी शुरू किया कि सभी चीनी एप्पल उपयोगकर्ताओं का डेटा एक चीनी डेटा सेंटर में रखा जाए, जो एक सरकारी कंपनी के स्वामित्व में है। एप्पल उपयोगकर्ता गोपनीयता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्ध है। एप्पल का नया नारा होना चाहिए, महान फायरवॉल को पार करना नामुमकिन है। चीन ने पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स और पवित्र ग्रंथों के ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। 2022 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जानकारी के तेजी से प्रसार को रोकने हेतु एयर ड्रॉप सुविधा को प्रतिबंधित किया गया था। हाल ही में एप्पल ने चीन के ऐप स्टोर से व्हाट्सएप और थ्रेड्स हटा दिए। इन सबूतों से स्पष्ट है कि एप्पल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समक्ष नतमस्तक हो रहा है। ये सब एक अमेरिकी कंपनी से आना वाकई चौंकाने वाला है। परंतु अब कहानी और भी अधिक विचित्र होती जा रही है। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ा है और राष्ट्रपति ट्रंप मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका वापस लाना चाहते हैं। टैरिफ्स के कारण
एप्पल के पास वापस आने के वास्तविक प्रोत्साहन हैं। वीडियो बनाते समय ट्रंप विदेशी निर्मित आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। एप्पल के लिए एक बढ़ता हुआ भू राजनीतिक जोखिम भी है। अगर अमेरिका और चीन ताइवान के मुद्दे पर टकराते हैं तो एप्पल को भारी नुकसान होगा। चीन एप्पल पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर सकता है। उसका निर्यात लाइसेंस रद्द कर अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को दिवालिया कर सकता है। चीन के लिए भी तकलीफदेह होने के बावजूद अमेरिका को होने वाला मानसिक और आर्थिक नुकसान बीजिंग के लिए फायदेमंद साबित होगा। एप्पल अपनी चिप्स के लिए ताइवान की ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर पूरी तरह निर्भर है, जो स्थिति को और जटिल बनाता है। ताइवान को लेकर होने वाला युद्ध किसी न किसी तरह एप्पल का अंत कर देगा। एप्पल चीन पर निर्भरता कम करने और सस्ती मजदूरी का लाभ लेने के लिए मैनुअल काम हेतु भारत और वियतनाम का रुख कर रहा है, ताकि भू राजनीतिक जोखिमों से बचा जा सके। एप्पल का लक्ष्य है कि 2026 तक अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन भारत में निर्मित हों। पिछले मार्च में भारत से अमेरिका भेजे गए आईफोन की खेप रिकॉर्ड 600 टन तक पहुंच गई, जिसकी कीमत $2 अरब थी। एप्पल के भारतीय ठेकेदार टाटा और फॉक्सकॉन पहले से ही देश में उत्पादन तेजी से बढ़ा रहे हैं। यह पीआर और टैरिफ बचाने के लिए अच्छा है, लेकिन वास्तव में इससे ज्यादा मदद नहीं मिलती। असेंबली एप्पल की सप्लाई चेन का अंतिम और सबसे सरल चरण है। इसे भारत और वियतनाम में स्थानांतरित करने से एप्पल की चीन पर निर्भरता खत्म नहीं होती। फिलहाल सवाल है कि क्या चीन एप्पल को जाने देगा। इस समय एप्पल के पास लगभग $47 अरब की संपत्ति, प्लांट्स और उपकरण हैं, और इनका ज्यादातर हिस्सा चीन में स्थित है। यह एप्पल की संपत्ति है, लेकिन एप्पल के तृतीय पक्ष ठेकेदारों द्वारा उपयोग की जाती है। मशीनें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एप्पल ने इन्हें खुद फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने के लिए डिजाइन किया है, परंतु चीन इन मशीनों को जाने नहीं दे रहा। एप्पल की मशीनों की विदेश शिपमेंट में देरी या खराबी हो रही है। मशीनें एप्पल की हैं, पर निर्यात का नियंत्रण चीन के पास है। एप्पल द्वारा चीन में लाखों मजदूरों और हजारों इंजीनियरों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने से स्थिति और जटिल हो गई है। वे भारत या वियतनाम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां नए लोगों को प्रशिक्षित करना बेहद कठिन और खर्चीला होगा। एप्पल के चीन छोड़ने पर उनकी बौद्धिक संपदा चोरी होने का खतरा है। पहले भी खबरें आई हैं कि चीनी कर्मचारियों ने एप्पल के व्यापारिक रहस्य चुराए हैं। हुआवे जैसे चीनी प्रतिस्पर्धियों ने कुछ चीजें कॉपी की हैं और एप्पल द्वारा चीन में बनाई गई सप्लाई चेन का फायदा उठाया है, क्योंकि वे भी उन्हीं स्थानीय सप्लायर्स से कंपोनेंट्स लेते हैं। अगर एप्पल चीन से जाएगा तो चीन आक्रामक होकर सब कुछ कॉपी कर सकता है। मैं इस वीडियो को सकारात्मक नोट पर समाप्त करना चाहता हूं। एप्पल ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अगले 4 सालों में अमेरिका में $500 अरब का निवेश करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश यह भी एक पीआर स्टंट है, क्योंकि अगर आप एप्पल की घोषणा को ध्यान से देखें तो वे अमेरिका में सिर्फ 20,000 नौकरियां ही पैदा करने वाले हैं। प्रति कर्मचारी $25 मिलियन खर्च करना उचित अनुपात नहीं है, और 20,000 नए कर्मचारियों के साथ एप्पल साफ तौर पर अपनी उत्पादन प्रक्रिया चीन से अमेरिका नहीं ला रहा है। ह्यूस्टन में नई फैक्ट्री, एरिजोना में मैन्युफैक्चरिंग विस्तार और एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग अकादमी शुरू करने के वादे किए गए हैं, परंतु अधिकांश धन संभवतः डेटा केंद्रों और कंप्यूटिंग पर ही व्यय होगा। यदि खर्च हुआ तो टिम कुक के पिछले वादों को देखकर हम सिर्फ शक ही कर सकते हैं। 2021 में टिम कुक ने वादा किया था कि वो 5 सालों में अमेरिका में $43 अरब निवेश करेंगे ताकि 20,000 नौकरियां पैदा हों। 2018 में टिम कुक ने वादा किया था कि वो 5 सालों में $350 अरब निवेश करेंगे ताकि 20,000 नौकरियां पैदा की जा सके, क्योंकि हम अमेरिका की मदद करना चाहते हैं। एप्पल हर बार वही वादा करता है जब भी कोई नया अमेरिकी राष्ट्रपति चीन को लेकर चिंतित होता है। वो ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, हर बार वही 20,000 नौकरियों का वादा करते हैं। एप्पल की इस रफ्तार से अमेरिका में सिर्फ घोषणाएं ही हो पाएंगी। अगर हम खुद को एप्पल की जगह रखें तो अमेरिका में आना क्या सचमुच संभव है? अमेरिकी निर्माण श्रमिक चीन के मुकाबले 10 से 30 गुना ज्यादा वेतन कमाते हैं। अमेरिका में सैकड़ों हजारों निर्माण कर्मचारियों को ढूंढना मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका में निर्माण ढांचा और सप्लाई चेन स्थापित करने में कई वर्ष लगेंगे। अमेरिका में सभी इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना समय लेगा। रोबोटिक्स के उन्नत होने से एप्पल को कम कर्मचारियों की आवश्यकता हो सकती है, जिससे वे अपना उत्पादन वापस अपने देश में ला सकते हैं।
फिलहाल भारत और वियतनाम जैसे देशों में निर्माण स्थानांतरित करना बुद्धिमानी होगी। एप्पल असेंबली के साथ साथ पूरी सप्लाई चेन भारत में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया सालों या यहाँ तक कि दशकों तक चल सकती है और शायद एप्पल पहले ही देर कर चुका हो। वर्तमान और भविष्य में एप्पल के लिए चीन एक बड़ी चुनौती है। यह वीडियो पैट्रिक मैगी की नई किताब एप्पल इन चाइना द कैप्चर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंपनी पर आधारित है। यदि आप चीन द्वारा एप्पल पर कब्जे के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य लें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने हाउस रिप्रेजेंटेटिव या अपने सीनेटर के साथ शेयर करें। एप्पल अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग की मदद करने के लिए बड़े वादे करता है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता।